हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज होम गार्ड लिखित भर्ती परीक्षा की अ, नए प्रकार की सीरीज जिसका नाम है सुपर सीरीज और इसका पहला भाग मैं लेकर आया हूँ। पहला पार्ट, भाग 1। और इस सुपर सीरीज की ये विशेषता है कि इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पिछली सीरीज 20 क्वेश्चन की थी। ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और होम गार्ड लिखित परीक्षा एवं आने वाली कांस्टेबल परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार रिवाइज्ड हुए हैं। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ और इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से मित्रों समझना। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? प्रश्न कह रहा है निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो बहुत प्रसिद्ध नाम है समाज सुधारक का जो 19वीं शताब्दी के थे, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या है नाम मित्रों? राजा राम मोहन राय। इसका ए विकल्प सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन इसका सही होगा, राजा राम मोहन राय। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मित्रों अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मित्रों अजमेर में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, अजमेर। अजमेर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की जयंती किस दिन को मनाई जाती है? बेहद सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती जो है 2 अक्टूबर को। 3 ही राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो इसका सही विकल्प होगा मित्रों 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था उस स्थल का नाम कुशीनगर है। कुशीनगर। कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कुशीनगर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह मित्रों बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल राज्य में हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, बंगाल। ए ऑप्शन सही होगा इसका, बंगाल। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी थी? बहुत फेमस पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी मित्रों? महात्मा गांधी ने। तो इसका ए विकल्प सही होगा, ए उत्तर सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? क्या नाम था? मणिकर्णिका। ये फिल्म भी बन चुकी थी, ठीक है। तो मणिकर्णिका ये नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका डी विकल्प सही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम? मणिकर्णिका किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? भाई जलियांवाला बाग जो जगह है वो किस राज्य में है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और ये जगह भी बहुत फेमस है। तो मित्रों ये स्थित है पंजाब में। कहां पर स्थित है? पंजाब में। इसका सही विकल्प होगा ये सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? भाई गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु मित्रों बिरला भवन नई दिल्ली में। कहा? बिरला भवन नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा बिरला भवन नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ?
तो भाई एक दिन पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो पाकिस्तान में मनाया जाता है 14 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को अपने यहाँ मनाया जाता है। तो 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ एक दिन पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? पाकिस्तान। तो इसका मित्रों सही उत्तर होगा ए, पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व जो है वो खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था मित्रों? खान बहादुर खान ने। तो इसका सी विकल्प सही होगा, सी आंसर इसका सही होगा, खान बहादुर खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? कोहिमा की लड़ाई नागालैंड राज्य में हुई थी। तो वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई जो है नागालैंड राज्य में हुई थी, ठीक है। तो इसका ए विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुलाम गिरी नामक पुस्तक जो लिखी थी उसके लेखक कौन थे? गुलाम गिर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो गुलाम गिर पुस्तक जो है वो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था मित्रों? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? अब बहुत से प्रतियोगी छात्र जो है कोलार की खान कोयला से कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। कोलार की खान मित्रों सोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस धातु से संबंधित है? सोना से संबंधित है। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब एक चीज और ध्यान रखिए, देखो धातु लिख भी दिया है, ठीक है, और कोयला, कोयला धातु नहीं है, कोयला अधातु है। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? वाह भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत से, अब चूंकि युवा जाएंगे पेपर देने तो तुरंत एकदम खट से निशान लगाएंगे भाई फिल्म निर्माण के लिए, फिल्म इंडस्ट्री है सही के लिए फेमस है। गलत हो जाएगा मित्रों। क्या है सही उत्तर? पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम भंडार के लिए। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। भाई देखो समुद्र के किनारे है, वहां पर जलीय रास्ते से कच्चा तेल आता है, ठीक है, तो वो भंडारित किया जाता है वहां, सीधी सी बात है। तो पेट्रोलियम भंडार के लिए मुंबई हाई जो है वो फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानीखेत नामक जो स्थान है वो किस राज्य में है? भाई रानीखेत प्रसिद्ध जगह है, लोग घूमने जाते हैं। तो रानीखेत जो है वो उत्तराखंड में मित्रों। इसका ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड में। इसका ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? भाई चिल्का झील जो है वो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। चिल्का जो है किस राज्य में है मित्रों? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, उड़ीसा में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भाई गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, बिहार में बहती है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा बिहार। इसका ए ऑप्शन सही होगा बिहार। आप 20 क्वेश्चन की सीरीजों को करने के बाद यदि ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहद आनंद आएगा। उसका कारण मुख्य यह है कि बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। और किसी चीज को पढ़ने में मजा तभी आता है जब वो
उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। बिल्कुल नहीं हो, टफ लगेगी आपको बहुत, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन के वो वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा। मुश्किल से 20 प्रश्नों के 20 प्रश्नों का संग्रह केवल 10 मिनट का, मतलब एक सीरीज केवल जो है वो 10 मिनट की है और प्रश्न तैयार होंगे आपके 20। तो मजा मजा में आप कहीं पर भी किसी भी फ्री टाइम पे आप उसको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मित्रों प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक। ए ऑप्शन इसका सही होगा, नासिक। नासिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है? मथुरा किस नदी किनारे बसा है? तो सीधी सी बात है, यमुना नदी के किनारे बसा है मित्रों। कहां बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? भाई तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? राजस्थान में। तो इसका ए विकल्प सही होगा, राजस्थान। राजस्थान में स्थित है खेतड़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी। उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसका सी विकल्प सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? भाई कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? भाई कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध, और कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो कर्नाटक में है मित्रों। कहां पर है? कर्नाटक में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है मित्रों। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सिक्किम। सिक्किम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भाई भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। कौन सी है? गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश गायब है। अगर उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश सही था, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो अब इन राज्यों में से कौन सा है? तो मित्रों वो बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। कौन सा सही है? पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही है? पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? भाई पंजाब में जो बहती है वो सतलुज नदी बहती है। कौन सी बहती है? सतलुज नदी बहती है पंजाब में। ये सही आंसर होगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि संविधान दिवस लिख दिया और साथ में 26 जनवरी भी लिख दिया। बहुत से मित्र यही करके आएंगे कि भाई 26 जनवरी को भाई संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हुआ था, इसको सही कर दूं, गलत हो जाएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कब मनाया जाता है मित्रों? 26 नवंबर को। तो सही उत्तर होगा सी। सी विकल्प इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो भाई राज्यसभा का पदेन सभापति इस अनुच्छेद और इसके अनुसार उपराष्ट्रपति है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। बी सही उत्तर होगा मित्रों, बी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुपर हिट क्वेश्चन है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मित्रों एक चीज जान लीजिए कि ये लिखित परीक्षा पहली बार हो रही है तो प्रश्न ये कहो कि बहुत टफ आएंगे और पता लगा कि आप बहुत जटिल पढ़ने में लगे पड़े हैं और जटिल भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सरल छोड़ के चल रहे हैं और क्वेश्चन आ जाएंगे सिंपल, ठीक है। तो इसी टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं, इनमें से जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? तो क्षमा दान देने की जो शक्ति से संबंधित जो
अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 72। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? 72। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ये देखो हमको कैसे याद रहता है भाई, किसी ने 36 का आंकड़ा कर दिया और राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति में शुरू में रा लिखते हैं तो 2 होता है, तो 36 गुणा 2 आएगा कितना? 72। तो 72वें अनुच्छेद के अंतर्गत भाई राष्ट्रपति जो है क्षमादान देने की शक्ति रखते हैं। ये एक ट्रिक है याद करने की, हमको याद रहता है, वो हमने शेयर कर दी कि किसी ने 36 का आंकड़ा कर दिया, अब उसको मान लो सजाए मौत मिलेंगी, ठीक है, तो क्षमादान अब राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जी जो करेंगे तो 36 में 2 का गुणा करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 72 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई? प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? ठीक, बढ़ावा देना है। किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है इन शब्दों का उपयोग? तो सीधी सी बात है, एकता वाली बात आ गई है, तो इसी से याद रखेंगे, बंधुता। किसको बढ़ावा देना है? बंधुता को। सी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, बंधुता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो वो अनुच्छेद है 19वां। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? 19वां। देखो इसको कैसे याद रखोगे भाई? भाषण, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। भाषण मतलब बोलते रहो, बोलते रहो, ठीक। ओई ओई ओई, ओई का मतलब ओई नहीं, ओई का मतलब 19। क्या याद रखोगे मित्रों? 19। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 19 अनुच्छेद के अंतर्गत। ओई ओई से, ओई ओई मतलब भाषण देना, ठीक है, ओई ओई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उसको याद कर लीजिए। मुख्य टारगेट है प्रश्न का उत्तर गलत ना होने पाए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मित्रों जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति भाई राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है, इसका सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति जो है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा सी, सी सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बेहद आसान क्वेश्चन है। श्री गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो ये जो है, जो संशोधन हुआ था वो 79वां संशोधन था, 79वां संशोधन था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 79वां संशोधन ये था मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस विषय के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो भाई साइबर अपराध जो हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। साइबर सा और अनुसूची जो है वो 7वीं यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? भाई करों का वितरण, टैक्स का वितरण जो है वो वित्त आयोग करता है। कौन करता है मित्रों? वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा डी, वित्त आयोग। क्या सही उत्तर होगा मित्रों? डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस
नीति आयोग का हिस्सा नहीं है। मतलब इनमें से नीति आयोग का हिस्सा कौन नहीं होता है? तो जो प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं वो नीति आयोग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नीति आयोग का हिस्सा नहीं होते, पार्ट नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये ए। ठीक है, प्रदेश के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए? तो लोकसभा चुनाव जो है ये 7 चरणों में संपन्न कराए गए थे। ये इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की जाती है तो इसका अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई मुद्रा आपूर्ति में इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ए, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, वह ब्याज दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है? ठीक है, तो वह ब्याज दर कहलाएगी रेपो दर। क्या कहलाएगी मित्रों? रेपो दर कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिपॉजिटरी संस्थान मतलब जमा करने वाला का प्रकार नहीं है? तो जमा करने वाले का प्रकार जो है ये नाबार्ड नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सभी हैं। वाणिज्यिक बैंक भी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, ऋण संघ यानी लोन एसोसिएशन भी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी को सरकारी कंपनी कब माना जाता है? भाई बेहद जानने वाली बात है। ठीक है भाई, किसी कंपनी को सरकारी कंपनी तब माना जाएगा जब उसमें आधे से ज्यादा, एक ही ज्यादा यानी 51, आधा यानी 50%। ठीक है, और एक और मिला दो 51, तो क्या होगा? यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय व्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, केलकर टास्क फोर्स। GST का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा दिया गया था? केलकर टास्क फोर्स। मित्रों उम्मीद है कि सुपर सीरीज का ये पहला भाग आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अगला भाग आपको आपके मोबाइल पर शो हो उसका नोटिफिकेशन, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका दोस्त रिश्तेदार यदि होम गार्ड या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।